Hello everyone and welcome to the टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युम्न त्रिपाठी और आज आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर मैं आप सभी के बीच आया हूं। जब भी हम बात करते हैं पीएचडी करना है, आपका उद्देश्य है कि एकेडमिक फील्ड में आप आगे बढ़े। पीएचडी करने के लिए सबसे पहले प्रपोजल बनाना पड़ता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाएंगे आप एडमिशन लेने के लिए, मानेंगे कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है या फिर सिनॉप्सिस कहाँ है। एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है कि आखिर में, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका शायद तक एकेडमिक फील्ड से कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े और इसलिए कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। ओके, तो ये वीडियो जो है आपको वो सारी बारीकियों के बारे में बता देगा जिनका ध्यान आपको रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम रखना है, और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या स्टेप्स होती है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, कहां से रिसोर्स ले, एवरीथिंग जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए आवश्यक है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। पीएचडी प्रपोजल कैसे बनाए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट पेंडिंग थी कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए, हमारे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो आज ये वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस मिस ना हो। फाइन, मेरी क्लासेस के भी टाइमिंग्स आपको पता है, यूरिसनेट के लिए जो मैं क्लासेस लेता हूं, ये क्लासेस के टाइमिंग है और ये आपकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स, लिंक वगैरह, पीडीएफ, फ्री क्लासेस, एवरीथिंग ओके, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, स्कैन भी कर सकते हैं आप। फाइन, चलिए नाउ जरा बात करते हैं कि क्या स्टेप्स होता है, क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, अभी मैंने जो कल रिलीज की थी, ओके, एक दिन पहले जो वीडियो रिलीज हुई थी, उसमें बताया था कि हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक। मैंने आप सभी को बताया था कि रिसर्च टॉपिक कैसे चुना जाए। ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक, इस पर हम बात कर चुके हैं कि उसका मैंने एक प्रोसेस आपको बता देता हूं। ओके, और उस प्रोसेस में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आपको कुछ आर्टिकल्स, कुछ किताबें या फिर कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप सीधे सीधे उठा के मतलब अपना रिसर्च प्रपोजल लिखने या फिर सिनॉप्सिस लिख दे, उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो सीधी बात है, पहले आपको कम से कम कुछ आर्टिकल्स, कुछ जर्नल्स में जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पढ़िए। सीधी बात है, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, तो टॉपिक आपने सिलेक्ट कर दिया, आप उसके बारे में कुछ पढ़िए। कुछ भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में मिल जाए या फिर आप इंटरनेट पे देख लीजिए, या फिर जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वो भी मैं बताऊंगा कहां से आप देख सकते हैं रिसोर्सेज, तो वो पढ़िए। और उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में पहला स्टेप आता है, सबसे पहले तो आता है टाइटल पेज। ओके, सबसे पहले आएगा आपका टाइटल पेज, जहां पे एक प्रकार से इंट्रोडक्शन होता है, आपका टॉपिक का नाम। ठीक है, टाइटल पेज में क्या डालते हैं हम, टॉपिक का नाम होगा, आपका जो भी टॉपिक है, किसके लिए कर रहे हैं, पीएचडी रिसर्च प्रपोजल है, किस यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी का लोगो और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का नाम। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो भी हो सकता है। उसके अलावा फिर बाद में नीचे आपका नाम, सबमिटेड बाय, आपका नाम और ईमेल आईडी, बस जो बेसिक थोड़ा छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, मतलब आप एक इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, वो पेज बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वो पेज जो है क्लियरली सबसे पहले दिखता है, तो वो पेज बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। उसका सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, टाइटल पेज कैसा दिखना चाहिए वो सैंपल में दिखाऊंगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है इंट्रोडक्शन, जिसका उद्देश्य होता है व्हाट एंड व्हाई, मतलब आपका प्रपोजल क्या है और क्यों है। ठीक है, व्हाट एंड व्हाई, ये जो परिचय होगा आपके प्रपोजल का, वो बताएगा कि आप क्या, किस बात पे रिसर्च करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो ये इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप जो भी लिखे, सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोग क्या जनरल बस कहानी लिख देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, आपको लिखना है कि क्या समस्या है। ओके, मतलब जो भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि टॉपिक ऐसे लिखना, प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में टेररिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, आतंकवाद की समस्या है, तो आतंकवाद को बताइए कि ऐसी क्या क्या समस्या है, क्या आपने देखा और अब रिसर्च क्यों करनी है, व्हाई। ये दो चीजें बहुत सटीक वे में एक्सप्लेन होनी चाहिए। ये वहां पे टर्म व्हाट व्हाई नहीं लिखेंगे, मैं बस बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन का जो पूरा इंट्रोडक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं बैकग्राउंड। ओके, वो जो है कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ का। ओके, कितना जाएगा, कम से कम 2 to 3 पैराग्राफ। ओके, ये तो फर्स्ट पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद ये कम से कम व्हाट एंड जो इंट्रोडक्शन है, इट इज अबाउट मैक्स टू मैक्स 2 to 3 पैराग्राफ। ओके, 2-3 पैराग्राफ आप मान सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका रिसर्च एम एंड रिसर्च क्वेश्चन। वेरी वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च एम। रिसर्च एम भी बोल सकते हैं आप टाइटल, रिसर्च क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत वेल डिफाइंड होने चाहिए कि आप क्या करने वाले रिसर्च में। बिकॉज जब भी कोई आपका इंटरव्यूअर वो आपका रिसर्च प्रपोजल खोलेगा, सबसे पहले ये देखेगा, अच्छा रिसर्च एम क्या है, टॉपिक पढ़ेगा और रिसर्च एम देखेगा। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन तो बाद में देखेगा, बट सबसे पहले देखेगा रिसर्च एम क्या है, कि रिसर्च क्वेश्चन क्या डाले आपने। रिसर्च, मेन रिसर्च क्वेश्चन, और उसके साथ साथ उसके सब क्वेश्चंस क्या क्या हैं, किन किन चीजों के और आप
उस दायरे में कवर करने वाले हैं, तो वो बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और वो सब कहीं से कहां से आ जाएगा, आप अगर आपने स्टडी कर ली होगी ऑलरेडी, जो आपने कुछ लिटरेचर आर्टिकल्स वगैरह पढ़े होंगे या फिर कुछ बुक्स में से कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ, इस क्षेत्र में कहां कहां अध्ययन होना आवश्यक है। ठीक है, सो रिसर्च एम, रिसर्च क्वेश्चन आप डिफाइन करेंगे बहुत पॉइंट बाय पॉइंट मैनर में। ओके, रिसर्च एम और रिसर्च क्वेश्चन को आप इवन बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बहुत क्लियरिटी और बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ। सो आई वुड सजेस्ट कि रिसर्च एम में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के, 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिख के कि क्या रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बाद सब क्वेश्चंस को आप पॉइंट्स में लिखें। ओके, एक तो हो गया मेन क्वेश्चन, और उसके बाद जो सब क्वेश्चंस आएंगे, सब क्वेश्चन जो है मतलब उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, ओके, अदर क्वेश्चन पार्ट, उनको पॉइंटर्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में। विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी और प्रपोजल आपका सुंदर दिखेगा। नहीं तो क्या होता है, पोथी से लिखते बस लिख दिया पैराग्राफ में। जो एग्जामिनर है उसके पास भी देखिए, जो इंटरव्यूअर उसके ज्यादा टाइम होता नहीं, वो फटाफट देखेगा, अच्छा ऊपर साफ साफ दिख गया आपकी रिसर्च क्वेश्चन, तो उसको देखेगा अच्छा हाँ चलिए भाई ये 5 पॉइंट्स ये बच्चा डिस्कस करने वाला है, इस पे ये रिसर्च करेगा। बट अगर वही आपके पैराग्राफ में लिखे तो उसका जो ढूंढना पड़ेगा, अच्छा इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी टाइम किलिंग है, और जहां टाइम किलिंग आपका सिलेक्शन के चांसेस कम। ठीक है, सो टाइम नहीं किलिंग करना बहुत क्लियरली, तो यहां इस वाले पार्ट को आप पैराग्राफ में लिखिए, इस वाले पार्ट को आप पॉइंटर्स में लिखेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप एक प्री सर्वे करते हैं, मतलब टॉपिक जो आपने चुना उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो जो पढ़ा है वही लिटरेचर रिव्यू है। जो भी मतलब जो भी आपने टॉपिक्स चुना है उससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स वगैरह आपने पढ़े उसमें क्या आपने जाना, ठीक है, सो उसके बारे में लिखेंगे कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू मतलब उस टॉपिक के ऊपर अभी तक जो भी काम हुआ है उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स ने जो भी बात कही है उसको आपको अच्छे से बताना है कि इस थिंकर ने ये, इस विचारक ने ये बोला, या फिर इस रिसर्च में ये बात पता चली। और उसके साथ साथ लिटरेचर रिव्यू में फिर पहले पैराग्राफ में आप देखिए, लिटरेचर रिव्यू को भी आप लिख सकते हैं 2 to 3 पैराग्राफ। ओके, ये भी 2 से 3 पैरा में जा सकता है। इसमें जैसे पहला पैरा क्या लिख देंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप मेजरली डिफाइन करेंगे कि क्या क्या मेजर रिसर्च हुई है, किन किन कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स से, कौन कौन से आर्टिकल्स में उन्होंने क्या बात की, तो उसको बताते हुए क्या उनके मेजर आर्ग्यूमेंट्स थे आपके टॉपिक के बारे में। और फिर सेकंड में आप फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें कि इसमें लिटरेचर रिव्यू गैप क्या मिले, सर बेसिकली जो गैप्स हैं, जो वर्क हुआ है, जितना भी रिसर्च उस टॉपिक पे हुआ उसमें अभी क्या गैप है और क्या करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका पॉइंट कि आपके आप जो रिसर्च करेंगे उसका क्या बेनिफिट होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इफ इन द एकेडमिक डेवलपमेंट। ओके, कहीं ना कहीं जो एकेडमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, तो उसको अच्छे से आप लिटरेचर रिव्यू में मतलब प्रॉपर कि जिन जिन थिंकर्स को आपने पढ़ा है उनके आइडियाज, उन्होंने किस तरीके की बात कही है, वो सब पूरा डिफाइन करते हुए अच्छे से एक्सप्लेन। उसमें जो गैप्स है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिटरेचर रिव्यू में, गैप्स को लिखना कि आपने जो पढ़ा उसमें आपको क्या कमियां लगी। बिकॉज आप वो पूछेंगे क्यों रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च तो हो रखी है, आप क्यों कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज शायद तक यहाँ पे जो रिसर्च हुई है उसमें कुछ कमियां और उसमें और जानकारी निकालने के चांसेस बचे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th नंबर पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें क्वेश्चन आएगा हाउ, कैसे। तो पहले हमने बताया कि व्हाट क्या करना है और क्यों करना है, अब फिर आप बताएंगे कि कैसे करना है। आप रिसर्च करेंगे तो कैसे करेंगे, आपका सोर्स क्या रहेगा, प्राइमरी सोर्स यूज करेंगे आप कि सेकेंडरी सोर्स यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यूज पे जाएंगे, क्वेश्चन सबमिट करवाएंगे लोगों से, या फिर आप जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च, जो रिसर्च पहले से हो रखी है उसके बेस पर जो है आप बेसिकली अपना फर्दर रिसर्च करेंगे। ठीक है, मतलब या फिर सेकेंडरी रिसर्च जिसको बोलते हैं कि उस डेटा को जो रिसर्च ऑलरेडी हो रखा है उसी डेटा को यूज करके अपनी रिसर्च में ऐड करेंगे। सो प्राइमरी डेटा का यूज करना है, सेकेंडरी डेटा का यूज करना है, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी में अप्रोच कौन सी यूज करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच उपयोग कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज कर रहे हैं, जो भी अप्रोच, ठीक है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, पोस्ट बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में जिस भी प्रकार से आप अध्ययन करना चाहें उसको अपना दिमाग की मतलब जैसी आपके रिसर्च की रिक्वायरमेंट। और ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो अभी आपने सीखा नहीं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आता है, ज्यादा नहीं, गलत कुछ मत लिखिए, बस थोड़ा बहुत 1-1.5 पैराग्राफ लिख दीजिए। मुझे पता है कि इसमें बिकॉज ये टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पढ़ा है पेपर नंबर 1 के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम में पेपर नंबर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, तो उसी से संबंधित कुछ कुछ बड़े बड़े शब्द देख लीजिएगा कि जो हाँ आपके रिसर्च से रिलेटेड हो सकते हैं, बस उतना लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं, बिकॉज ये आप पढ़ेंगे और एग्जामिनर इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पर आपको जज भी नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि अभी आप सीखोगे। पीएचडी में जाने के बाद क्या होता है, कोर्स वर्क होता है, उसमें यही सिखाया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, तो यहां पे बस एक हल्की सी रूपरेखा आपको लिख देनी कि अच्छा
मैं किस किस प्रकार से रिसर्च करूंगा। ज्यादा अगर नहीं आता, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो परेशान मत होना, थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ हल्का से डिफाइन कर दीजिए कि मैं कैसे कैसे रिसर्च करूंगा, कैसे डेटा कलेक्ट करूंगा, जो भी है, क्वेश्चनर भरवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, या फिर किसी किताबों के थ्रू सेकेंडरी डेटा से करेंगे, वो जो भी है हल्का फुल्का लिख दीजिए, उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना इस वाले पार्ट में, बिकॉज ये चीज आप सीखेंगे अभी, वो यूनिवर्सिटी सिखाएगी आपको कि रिसर्च कैसे करना है। पहला एक साल यही होता है पीएचडी का कोर्स वर्क, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है 6 नंबर चैप्टराइजेशन। ओके, अच्छा ये ऑप्शनल रहता है, चैप्टराइजेशन करना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि देना है कि नहीं देना, वो डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है कि चैप्टराइजेशन बताइए कि मान लीजिए आप थीसिस लिखेंगे। अब ये चैप्टराइजेशन क्या है? चैप्टराइजेशन होता है कि जो आप थीसिस लिखेंगे उसके चैप्टर बताइए, जो आप रिसर्च करेंगे उसके पूरे चैप्टर्स बताइए कि पहला चैप्टर क्या होगा, दूसरा चैप्टर। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पहुंच जाता है। अगर यूनिवर्सिटी में मांगा है तो लिखना है, नहीं मांगा तो मत लिखो। ये बाद में जब सिनॉप्सिस होगा आपका, बेसिकली क्या बोलते हैं, जब कोर्स वर्क हो जाएगा ना पीएचडी में एडमिशन के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो सिनॉप्सिस फिर से मांगते हैं कि आपका चैप्टराइजेशन हमको दीजिए, तो तब दे दीजिएगा, कोई अर्जेंट नहीं है। बट अगर मांगते हैं तो फिर भी चैप्टराइजेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता, वही कि आपके मेन आइडियाज क्या है, जो आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखे थे उसी के हिसाब से चैप्टर बना दीजिए कि पहले में इंट्रोडक्शन, फिर जो भी हिस्टोरिकल एनालिसिस आप कर रहे हैं उसको लिख दिया, ठीक है, फिर जो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से चैप्टर बना दीजिए। मान लीजिए किताब लिख रहे हैं तो किताब के जैसे चैप्टर होते हैं, तो वैसे ही थीसिस है जो उसके चैप्टर्स क्या क्या होंगे, बस खत्म काम। और फिर साथ में आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो कि आपके एकेडमिक इंटेलिजेंस को दर्शाता है और आपकी एकेडमिक क्वालिटी को दर्शाता है कि आप रिसर्च करने योग्य हैं कि नहीं है, रेफरेंसेस। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स। अगर आप चाहते हैं कि कल के दिन आप भविष्य में एक रिसर्चर बने, तो आपके को ये लिखना बहुत जरूरी है, रेफरेंसेस। बिकॉज अक्सर लोग सोचते हैं कि जो हमने लिखा वो तो हमारा था, आपका नहीं था, आपने किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लिया है, और उसको मेंशन करना, और मतलब अगर नहीं मेंशन किया मतलब समझ लीजिए कि आपको समझ लेंगे पहले कि ये व्यक्ति तो चोर है, ये जहां से जो लेके आया है उसको उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। सो अगर आप रिसर्च क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कि आपने जहां से जिसका भी आर्टिकल, बिकॉज आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा है, तो लिटरेचर रिव्यू में जितने भी थिंकर्स के बारे में आपने आइडियाज लिखे, उनकी किताब का नाम या फिर जो आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो वो सब रेफरेंसेस में पॉइंट बाय पॉइंट एपीए के फॉर्मेट में या फिर एमपीए के फॉर्मेट में। अब ये क्या होता है, आपने जो फॉर्मेट देखा होगा जिसमें आर्टिकल का नाम, थिंकर का नाम, ठीक है, डेट, ईयर, पब्लिकेशन, कहां से पब्लिश हुआ, उस प्रकार से जो फॉर्मेट में लिखते हैं रेफरेंसेस, मतलब बुक है, आर्टिकल है, जो भी है, तो उसके नाम प्रॉपर्ली, न्यूज़पेपर से कुछ उठाया तो न्यूज़पेपर का नाम, और उसको लिखने के सबका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। वो भी अगर वक्त मिलेगा तो मैं आपको एपी और एमपीए जो होता है वो मैं किसी दिन बता दूंगा, अगर शॉर्ट वीडियो बना के कैसे फॉर्मेट लिखते हैं। बट अभी यहां तक पहुंचे, मतलब रेफरेंस में अगर रफली भी लिख देंगे ना तो वो आपको इजीली कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं, और थोड़ा बहुत तो सीखा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। इवन अगर रेफरेंसेस में किसी को लगता है कि रेफरेंस लिखते नहीं आता है, आप जाके अपने रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 1 में आपने, सॉरी यूनिट नंबर 1 में, पेपर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा रिसर्च एप्टीट्यूड में, वहां पे एपीए मॉडल या फिर सॉरी बेसिकली जो आपका एमपीए मॉडल वगैरह है वो बताएं कि रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, तो वहां से वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, और जो लिटरेचर रिव्यू पे जिन जिन का नाम मेंशन किया है वो सब जो नाम है यहाँ पे रेफरेंसेस में मेंशन होने चाहिए 1 2 3 को करके पॉइंट में, ठीक है, डन। नाउ सो आई गेस नाउ दिस पार्ट इज वेरी क्लियर कि फॉर्मेट कैसा होगा प्रपोजल का, ये बात सबका सवाल। अब इसी को रिसर्च प्रपोजल बोल सकते हैं, रिसर्च सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। कहीं कहीं जगह सिनॉप्सिस बोला जाता है, कहीं जगह प्रपोजल बोला जाता है, कोई अंतर नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होती हैं, तो उसके लिए टेंशन लेना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं चीजें, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ड्यू ने भेजा, उन्होंने अलग अलग फॉर्मेट भेजा, तो ठीक है, ऊपर नीचे कर दीजिए चीजों को, कंटेंट यही रहेगा, ठीक है, मिला जुला है कंटेंट यही रहेगा। जेएनयू ने जिस फॉर्मेट मांगा उस फॉर्मेट में, बिकॉज आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में मांग रहे हैं, उसके हिसाब से बेसिक इतना प्रिपेयर करके रख लीजिए। जैसे यूनिवर्सिटी ने मांगा, अपना लैपटॉप में खोला और या फिर कंप्यूटर में खोला, उसको एडिट किया, ऊपर नीचे किया, जो भी चीजें हैं, और डन, उनके फॉर्मेट के हिसाब से बना के। बिकॉज टाइटल पेज भी चेंज करना पड़ेगा, मान लीजिए जेएनयू में सबमिट कर रहे हैं, सो जेएनयू का टाइटल पेज, ओके, मान लीजिए ड्यू में सबमिट करें तो ड्यू का टाइटल पेज, इस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसके बाद आगे आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका वर्ड लिमिट, जो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बीच में होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके फाइन। सो जो ये सवाल होता है उसमें बेसिकली कि वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, ओके। सो अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिमिट कितनी रहे, ओके। सो यहाँ पे 1000 से 1500 अप्रॉक्स, ओके, मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितनी होगी, 1000 से 1500, दिस कैन बी द मैक्सिमम वर्ड लिमिट, ओके। नाउ इसके बाद एक और चीज है जो कि ये मैंने पहला टाइटल पेज भी आपको दिखा दिया कि टाइटल पेज कैसा होना चाहिए। ये है कि आपका जो टॉपिक का टाइटल है, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल फॉर पीएचडी प्रोग्राम,
देन यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, सबमिटेड बाय, आपका नाम और ईमेल आईडी, खत्म काम। ओके फाइन। एंड बाकी इसके बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लिटरेचर रिव्यू को कहां से आपको सोर्स करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, कि लिटरेचर रिव्यू कहां से, बिकॉज यूजुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यही है कि आपके पास कोई सोर्स नहीं होता कि हम आखिर आर्टिकल पढ़े तो पढ़े कहां से। मान लीजिए आपका टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, बट उसके लिए आर्टिकल्स कहां फाइंड आउट करें। तो कुछ वेबसाइट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक है JSTOR, देन गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, शोधगंगा स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ओके, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एंड देन ओपन डोर ORG, ठीक है। सो ये वेबसाइट्स है, इन पे आप जाइए। इसमें इनिशियली फ्री एक्सेस भी होता है, ठीक है। वैसे मेजरली मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो है पेड है, जिसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। बट जैसे मैं फॉर एग्जांपल JSTOR की बात करूंगा, तो अगर आप अपनी किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 100 आर्टिकल्स फ्री पढ़ने का ऑप्शन है। तो 100 आर्टिकल्स बहुत होते हैं, 100 आर्टिकल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 5-6 पढ़ेंगे। बस आपको करना है कि वहां लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपना जो भी आर्टिकल्स वहां दिए हैं आपका कीवर्ड डाल के सर्च कीजिए, ठीक है। आपका जो टॉपिक है उसका कीवर्ड डालिए, सर्च कीजिए, आर्टिकल निकल के आएंगे। उसको रीड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं। देखिए, डाउनलोड करने के लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा मेजरली, JSTOR में, गूगल स्कॉलर वगैरह में, रिसर्च गेट में भी। रिसर्च गेट भी काफी अच्छा फ्री सोर्स है, ओके। देन हिंदी मीडियम वाले शोधगंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, ठीक है। इंग्लिश के लिए मिल सकते हैं और बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, सो ये आपके लिए मैक्सिमम मैंने सारी चीजें बता दी कि रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होता है, वर्ड लिमिट क्या होगी ये भी बता दिया, टाइटल पेज कैसे लिखना है वो सारी चीजें बता दी, और साथ साथ आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया है कि कहां से आप अपने सोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। सो आई होप कि अब सारे जो समस्या आपकी रिगार्डिंग राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल फॉर योर PhD वुड बी वेरी बेसिकली बीन सॉल्व्ड, ओके। चलिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बिकॉज बहुत सारे लोग इस प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं। सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, और जो पहले मैंने वीडियो बनाया था हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक, वो भी सर्च करके देख लीजिएगा, नाम डाल दीजिएगा मेरा और साथ में हाउ टू सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक, तो उससे आप ज्यादा आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।